जय हिंद। यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें यदि प्राचीन भारत में सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम लोग साम्राज्य की बात करें तो वो है आपका गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश की स्थापना कैसे हुई, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और यहाँ आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारा का सारा क्वेश्चन या तो वो यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दारोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, सेंट्रल एसएससी, हर एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही सभी सवाल है। ऐसा भी एक भी सवाल नहीं है कि जिसको कि आप कह सकते हैं कि इसको याद करें और वो एग्ज़ाम में ना आए, वहाँ से एग्ज़ाम में ना फंसे। तो सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन हम इसी चीज़ को हम लोग कहानी की तरह समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में यदि हम किसी पॉइंट को भूल भी जाएँ तो स्टोरी के माध्यम से हम उसको सही कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात तो ये समझिए, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। अब सवाल आता है कि श्रीगुप्त जो है ये अपने गुप्त वंश की स्थापना कैसे किया? तो देखिए, ये था सामंत। किसका था सामंत? तो कुषाण शासक था एगो कनिष्क। वो मर गया 102 ईस्वी में। जब ये मरा तो इसका सामंत था एगो श्रीगुप्त। सामंत तो ये हुआ करता था कि कोई एक राजा है, उसके नीचे जो देखता था होनहार समझदार, उसको सामंत बना दिया जाता था। अब सामंत का माने ये समझ लीजिए कि मान लीजिए एक जिला का होशियार आदमी है, उसको पूरा जिला ही दे देता था, मतलब ज़मीन भी दे देता था। अब क्या होता था, जब शक्तिशाली राजा मर जाता था तो उसके बाद जो सामंत हुआ करता था उसको पता था कि पूरा खगड़िया तो हमारे जिला है, पूरा ज़मीन तो हमारा ही है। धीरे धीरे वही जो है अपना साम्राज्य स्थापित करके, जब देखता था कि जिसके अंडर में हैं, हम जिसका सामंत हैं, जब वो पूरा तरह से कमज़ोर हो गया तब पूरा खगड़िया पर हम कंट्रोल कर लिए, एगो जिला पर। धीरे धीरे अपना प्रसार बढ़ाते बढ़ाते अपना ही वंश का स्थापना कर दिए। जिसका सामंत थे वो खेल खत्म। बात समझ गया? तो ये सामंती व्यवस्था का अंत किया था अकबर ने। अकबर जो है वही इस सामंती व्यवस्था को अंत किया था। बाद बाकी सब में यही देखिएगा कि वो उसका सामंत था, तो जब उससे पहले वाला वंश जब चरमरा गया, स्थिति जब खराब हो गया, तब उसके नीचे जो सामंत था वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके जो ज़मीन मिलता था उसको शासन के लिए, जिसका कर वसूल करके देता था सम्राट को, राजा को, बाद में धीरे धीरे वही अपना वंश स्थापित कर लेता था। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ये किसके सामंत थे? तो कुषाण शासक कनिष्क। जब ये मर गए तो उसके बाद श्रीगुप्त जो है वो अपना वंश का स्थापना कर दिया। लेकिन कभी ये खुद को ये नहीं कहा कि हम राजा हैं, ये राजा के रूप में कभी शासन नहीं कर पाए। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी के अंडर में हैं, किसी के अंडर में हैं, कोई मालिक के अंडर में आप नौकर हैं, तुरंत आप मालिक बनना चाह रहे हैं, धीरे धीरे अपना पाँव पसारिएगा। पहले तो अपने आप को नौकरे ना कहिएगा, पहले आप पूरा धाक जमाइएगा, तब ना अपने आप को राजा कहिएगा। तो श्रीगुप्त जो शासन किया वो सामंत के रूप में शासन किया था। इसके बाद श्रीगुप्त के बाद आया घटोत्कच, वो भी जो है सामंत के रूप में शासन किया। लेकिन इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जब आया ना, तो वो अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए यहाँ तक आते आते शक्तिशाली हो गया था। तो ये जो है, अगर पूछेगा आपके एग्जाम में बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो कहिएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। लेकिन ये अपना नाम में राजा उजा नहीं लगाया, ये दोनों जो शासन किया ना वो सामंत के रूप में शासन किया। लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम की बात आया ना, तो इसके समय में ये जो गुप्त वंश है ये शक्तिशाली हो गया। और ये अपने आप को क्या कहा था? महाराजा धीराज। ये अपने आप को क्या कह दिया? महाराजा धीराज। अब सवाल है कि चंद्रगुप्त प्रथम कब गद्दी पर बैठा था? तो 319 से लेकर के 355 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम शासन किया था। और जब ये 319 में जब ये बैठ रहा था चंद्रगुप्त प्रथम, तो उसी समय अब पूछेगा कि बताइए गुप्त संवत कौन चलवाया? तो कहिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठ रहा था 319 से 20 में, उसी में क्या चलाया? गुप्त संवत। इन तीनों में बताइए तो शक्तिशाली राजा कौन? ये दोनों तो सामंत के रूप में ना शासन किया, तो यही ना एगो राजा के रूप में शासन किया। तब पूछेगा कि बताइए गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया था सर्वप्रथम? तक कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए, ये दोनों सामंत के रूप में शासन कर रहा था, सिक्का नहीं चलवाया कभी, ये दोनों कभी सिक्का नहीं चलवाया। अब देखिए, जैसे भारत सरकार का ना सिक्का छापने का अधिकार, क्या बिहार सरकार कहेगा हम छापेंगे रुपया, सिक्का छापने लगेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। काहे कि बिहार जो है भारत के अंडर में। तब मान लीजिए ये दोनों अगर सिक्का जारी करता, इसका माने क्या कि ये दोनों जो है इससे ऊपर हो गया।
तो ये दोनों तो सामंत के रूप में शासन किया, अपने आप को राजा कभी घोषित नहीं किया। जब राजा घोषित नहीं किए, अपना सरकार जब घोषित नहीं किए तो सिक्का कैसे छापिएगा? तो कहेगा कि सबसे पहला सिक्का कौन छापा था? तो कहिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम। ये दोनों खाली सामंत के रूप में शासन किया। और कहेगा कि गुप्त वंश किस विष्णु धर्म के उपासक था, तो इसलिए इन लोगों को कहा जाता है वैष्णव। अब पूछा जाएगा बताइए राजधानी कहाँ थी? तक कौशाम्बी। देखिए कुषाण वंश के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा यहाँ कर देते हैं। कुषाण वंश के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चर्चा कर देते हैं। मान लीजिए आपका इस तरह से इंडिया है, यहाँ पर था एगो जगह पेशावर, नाम क्या था यहाँ पर? पेशावर। यहाँ पर एगो जगह था मथुरा, क्या नाम था? मथुरा। तब पेशावर और मथुरा ये दोनों राजधानी हुआ करती थी किसकी? तक कनिष्क की। कनिष्क जो है, कनिष्क बोलें या कुषाण वंश बोलें, तो इसकी राजधानी दो हुआ करता था, एक पेशावर और दूसरा मथुरा। इसके कोनवा पर जो था ना, यहाँ पर था सामंत के रूप में कौन? श्रीगुप्त। जब देखा कि कनिष्क मर गया, स्थिति चरमरा रहा है, तो धीरे धीरे ये जो है अपना वंश का स्थापित कर दिया, लेकिन कभी भी अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। घटोत्कच कभी भी अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। ये कैसे शासन किया? तो सामंत के रूप में शासन किया। लेकिन जब 319 में चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो ये कहा कि हम तो राजा घोषित करेंगे अपने आप को। तो इसलिए ये क्या घोषित किया अपने आप को? महाराजाधिराज। अब पूछेगा बताइए गुप्त संवत कौन चलाया था? ये दोनों नहीं, कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए तो सिक्का कौन चलवाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ये दोनों कैसे चलाएगा? ये दोनों तो सामंत है ना। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम की जो शादी हुई, विवाह हुआ, वो कुमार देवी से हुआ था। किनसे हुआ था? कुमार देवी से। अब कुमार देवी कहाँ से थी? तो लिच्छवी, एक जगह था लिच्छवी, ठीक है। ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो विवाह करने के लिए हाजीपुर आया हुआ था। हाजीपुर वैशाली जिला। तो वैशाली में ही लिच्छवी गणराज्य की एक बेटी थी कुमार देवी। तब पूछेगा चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। और जब इनका शादी हुआ ना, तो उसी समय ये राजा रानी नामक सिक्का चलवाया था। कौन सा सिक्का? राजा रानी। ये राजा हो गया, ये रानी हो गया, अब बीच में इसके नाम पर सिक्का चला दिया। लेकिन हाँ, ये दोनों में सिक्का का नाम कभी भी नहीं आएगा। ये दोनों कभी सिक्का नहीं चलाया। काहे कि दोनों सामंत था, राजा नहीं है ना था। राजा जो बना वो ना अपना सिक्का जारी करेगा। अब देखिए कुमार देवी से इनका शादी हुआ जो कि लिच्छवी से थी, वैशाली जिला। अब इनका बेटा हुआ कौन? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, इन दोनों के मिलने से एगो बेटा हुआ, उसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। अब देखिए समुद्रगुप्त का ननिहाल हो गया ना लिच्छवी, तो ये अपने आप को कहता था कि हम जो है लिच्छवी का नाती हैं। तो अब आपसे पूछेगा बताइए लिच्छवी दोहित्र का उपाधि कौन धारण किया था? तो कहिएगा समुद्रगुप्त। काहे कि ये लिच्छवी का नाती ना हुआ, ननिहाल हुआ तो नाती ना हुआ। तो पूछेगा सवाल में बताइए लिच्छवी दोहित्र कौन था? लिच्छवी दोहित्र कौन था? तो क्या कहेंगे? समुद्रगुप्त। लिच्छवी दोहित्र कौन था? समुद्रगुप्त। काहे कि समुद्रगुप्त का नानी घर कहाँ था? लिच्छवी था, ठीक है। अब देखिए समुद्रगुप्त जो है ना सबसे शक्तिशाली राजा हुआ पूरे, अगर हम लोग देखें गुप्त वंश में, एकदम मार काट आक्रामक भूमिका के साथ में रहा समुद्रगुप्त। ये क्या उत्तर में, अब देखिए यहाँ जब हम लोग बना रहे हैं मथुरा, तो इसके उत्तर में कितना राज्य है? दक्षिण में भी राज्य है। तो उत्तर में 9 गो राज्य को सीधे हटा दिया, इतना मार मारा के उत्तर में 9 गो राज्य जीत गया। अब फिर जब दक्षिण की ओर बढ़ा ना, दक्षिण की ओर 12 गो राज्य को जीत गया। इसीलिए जो है ना इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पूछेगा कि बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो क्या कहिएगा? समुद्रगुप्त को कहिएगा। काहे कि बड़ा खूंखार, इस सभ्य को जीत लिया। इतना कहा जाता था कि इसका घोड़ा जो है 3 सागर का पानी पीता है, नीचे में एगो हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। तब क्या कहता था? इसका घोड़ा जो 3 सागर का पानी पीता था। बताइए, अब पूरा शक्तिशाली था ये समुद्रगुप्त, बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का था। इस वजह से इसको क्या कहते, उत्तर में 9 गो राज्य को जीत लिया, दक्षिण में 12 गो राज्य को जीत लिया। इतना राज्य को जीता कि मतलब सब जो जितना भी राजा महाराजा हुआ करता सब ऐसे ही गुलाम हो जाता था कि बताइए हमसे कितना कर लीजिएगा, हम लेकिन स्वतंत्र रहेंगे। मतलब इसका गुलामी हर कोई स्वीकार किया। उत्तर में कितना को हराया? 9 गो को। दक्षिण में कितना को हराया? 12 गो को। इसलिए इसको क्या कहा गया?
भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। अब देखिए दूसरी बात, तो समुद्रगुप्त केवल लड़ाकू प्रवृत्ति का ही नहीं था, ये खुला मिजाज का भी था, कविता विता किताब उताब भी लिखता था। समुद्रगुप्त जो है वो किताब लिखा था कृष्ण चरित्र। क्या लिखा था? कृष्ण चरित्र। और ये किताब लिखने के कारण समुद्रगुप्त को एगो और उपाधि मिला, कविराज। पूछेगा बताइए कविराज की उपाधि कौन धारण किया था? तो कहिएगा समुद्रगुप्त। एगो होता है ना कि लड़ता भी खूब है लेकिन उसका भीतर से नरम हृदय होता है। तो कृष्ण चरित्र एक पुस्तक लिखा और इसके लिए समुद्रगुप्त को कौन सा उपाधि मिला? कविराज को उपाधि मिला। फिर देखिए एगो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है परम भागवत। ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि परम भागवत का उपाधि कौन धारण किया था। पूछता है कि परम भागवत का उपाधि कौन धारण किया था। तो कहीं कहीं यूजीसी के एग्जाम में देखिएगा तो वहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आ जाता है, कहीं पर समुद्रगुप्त का नाम आ जाता है। अधिकांश पुस्तक में लूसेंट में जैसे देख लीजिए और भी कई पुस्तकों में देख लीजिए तो परम भागवत का नाम समुद्रगुप्त ही रहता है। हालांकि सभी आयोग अपना अपना जिस आंसर को मानेगा वही ना सही है। अब वो मान लिया चंद्रगुप्त द्वितीय तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ उसके लिए। अब कोई कहेगा कि नहीं समुद्रगुप्त तो कहेगा समुद्रगुप्त। लेकिन ये जो है दोनों के नामों में इतिहासकारों में ही कन्फ्यूजन है, तो हम लोगों में तो कन्फ्यूजन ऑटोमेटिक रहेगा। तो ये बात हो गया परम भागवत वाला बात। विक्रमांक की उपाधि कौन धारण किया था? सबसे पहले तक कहिएगा समुद्रगुप्त। विक्रमांक की उपाधि कौन धारण किया था? समुद्रगुप्त। अश्वमेधकर्ता भी इसको कहा गया। क्या नाम कहा गया? अश्वमेधकर्ता। अब अश्वमेधकर्ता का माने क्या होता है कि माने ये यज्ञ करवाया, आज अपना घोड़ा को खुला छोड़ दिया, जहाँ तक इसका घोड़ा जाएगा वहाँ तक सबका सब किसका साम्राज्य हो जाएगा? समुद्रगुप्त का। तो इसीलिए ये भी ये वाला यज्ञ करवाया था। तो इसीलिए ये अपने आप को अश्वमेधकर्ता भी कहा जाता है। बताइए तो श्रीगुप्त का नाम आएगा अश्वमेधकर्ता में? नहीं। घटोत्कच का? नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम ये तो बेचारा भी फूलिए फलिए रहा था। ये तो एगो गुप्त संवत चलाया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर लिया, एगो बियाह कर लिया और कुछ किया नहीं। इसके बाद एगो सिक्का भी चलाया खुशी में कि शादी हो गया, हम राजा बन गए, हई रानी मिल गई, तो एगो सिक्का भी इसके नाम से जारी कर देते हैं, बात खत्म। इससे जो बेटा हुआ समुद्रगुप्त, ये जो है सिक्का चलवाया था। कैसा सिक्का? तो चूँकि खूंखार प्रवृत्ति का था, आक्रामक था, लड़ाई झगड़ा करने वाला, तो सैनिक वेशभूषा एगो ऐसा सिक्का बनवाया कि एक तरफ एकदम भाला लेके खड़ा है, सैनिक वेशभूषा हो गया। दूसरी तरफ जो है समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो क्या कहिएगा? तो वीणा बजाते हुए सिक्का कौन जारी किया था? तो कहिएगा समुद्रगुप्त। कहेगा सैनिक वेशभूषा वाला कौन सिक्का जारी किया था? तो समुद्रगुप्त। कहेगा कि मयूर शैली का सिक्का भी कौन जारी किया था? तो क्या कहेंगे? समुद्रगुप्त। ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ। अब देखिए तो कुमार देवी किसकी पत्नी? तो कहिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कुमार देवी किसकी पत्नी? चंद्रगुप्त प्रथम। कहेगा दत्ता देवी, बताइए दत्ता देवी, तो कहेंगे समुद्रगुप्त। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं, याद इसको रखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किसी भी तरह से ट्रिक लगा लीजिए। देवी यहाँ भी देवी, कुमार तो यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम, दत्ता तो यहाँ हो जाता है आपका समुद्रगुप्त। यहाँ पर समुद्रगुप्त हो जाता है, यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाता है। अब देखिए इसके समय में क्या होता था कि दरबारी कवि भी हुआ करता था। तो समुद्रगुप्त के समय में एक दरबारी कवि था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। आपके एग्जाम में पूछता है, बताइए तो हरिसेन जो है किस शासक का समकालीन था, किसके दरबार में रहता था? तो क्या कहेंगे? गुप्त वंश के। अब पूछे गुप्त वंश में कौन सा शासक? तक कहेंगे समुद्रगुप्त। अब ये जो है ना हरिसेन, ये एगो प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद में एगो प्रशस्ति है, लेख है, उस तरह का ये चीज़ लिखा था। अब बताइए ये है समुद्रगुप्त के समय में, तो इसमें प्रयाग प्रशस्ति में जब लिखेगा तो क्या बारे में लिखेगा? समुद्रगुप्त के ना बारे में लिखेगा कि दूसरों के बारे में लिखने लगेगा? तो नहीं लिखेगा। तो बात समझ गए। समुद्रगुप्त से आपका ये सवाल बनेगा कि बताइए तो समुद्रगुप्त जो है उसको भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? क्या कहेंगे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बताइए तो कविराज की उपाधि कौन धारण किया था? तो कहेंगे समुद्रगुप्त। अब परम भागवत का नाम आएगा तो इसमें भी समुद्रगुप्त आएगा, दूसरा का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय भी आता है, तब कन्फ्यूजन होता है। तो जो भी आपको वहाँ ऑप्शन नज़र आ जाए उसको टिक कर देना है। हालांकि आपका आयोग किस आंसर को सही मानता है वही आपका सही आंसर है। पूछेगा बताइए तो विक्रमांक की उपाधि कौन धारण किया था? तो उसमें भी आपका समुद्रगुप्त ही आएगा। पूछेगा अश्वमेधकर्ता कौन था?
सर्वप्रथम अश्वमेध करता तो कहेगा, क्या कहिएगा, समुद्रगुप्त। अब ये सिक्का भी जारी किया था, वीणा बजाता हुआ सिक्का जारी किया। दूसरा एकदम भाला लेकर के सैनिक वेशभूषा, वो भी जारी किया। फिर है कि मयूर शैली का सिक्का, ये भी जो है कौन जारी किया था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय में एगो दरबारी कवि हुआ करता था, नाम क्या था, हरिसेन। पूछेगा बताइए तो हरिसेन जो है कौन सा प्रशस्ति लिखा था, तो कहेंगे प्रयाग प्रशस्ति। इसी का नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति। हालांकि इलाहाबाद, पहले तो इसका नाम प्रयागराज जो अभी हम लोग नाम सुन रहे हैं, तो पहले भी प्रयागराज ही था, लेकिन अकबर जो है ना, ये प्रयागराज से उलट करके इसका नाम रख दिया था इलाहाबाद, और कुछ नहीं किया था। तब बाद बाकी योगी जी आए तो उस इलाहाबाद को फिर उसे कन्वर्ट कर दिए प्रयागराज में। तब लोग लड़ रहा है, कहता है कि इलाहाबाद नाम चेंज करने से क्या होता है। तब पहलुकवा जो नाम था ना, वही नाम किया गया, और कुछ इसमें बात नहीं है। दूसरी बात समझिए, अब आपके एग्जाम में पूछता है, बताइए प्रयाग प्रशस्ति में हम लोग तो समझ गए कि प्रयाग प्रशस्ति कौन लिखा, हरिसेन। हरिसेन के कर दरबारी कवि, तो कहेंगे समुद्रगुप्त। तो इसमें जो है समुद्रगुप्त के ही बारे में लिखा होगा। लेकिन पूछता है बताइए अब कि ये प्रयाग प्रशस्ति में कौन सा मुगल वंश का भी चर्चा है, तो कहेंगे जहांगीर का भी चर्चा है। पूछेंगे कैसे, ई तो 375 ईस्वी आ ई तो कितने 1500-1600 लगभग, इतना समझ लीजिए 1000 साल के बाद ही आया था। तो देखिए बाप दादा का चीज़ आपका नहीं होगा। तो जब ये आया न, देखा तो प्रयाग प्रशस्ति को, तो उसमें अपना भी नाम लिखवा दिया। तो क्या कहेंगे, प्रयाग प्रशस्ति में किस मुगल वंश का, किस मुगल शासक का नाम है, तो जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति में किसका नाम है, मुगल शासक का, जहांगीर का नाम है। तो ये सब चीज़, समुद्रगुप्त के बाद आया रामगुप्त। इसके बारे में हम लोग अगले चर्चा में करेंगे। पहले हम लोग इधर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में सबसे बेसिक पूछता है। पूछेगा क्या, बताइए कि गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या याद रहेगा कि कौन सा वंश के काल को कहा जाता है स्वर्ण युग, तो कहेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो समय है एकदम स्वर्ण युग माना जाता है। काहे कि उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ था। यहाँ तक कि आप देखेंगे हिंदू धर्म में काफ़ी कुछ सुधार हुआ था। ब्राह्मण को हो गया या फिर मंदिरों को हो गया, गांव जो होता है ना दान में देना, ये खूब चला था इसके समय में। गुप्त वंश के समय में खूब चलता था, खूब दान देते थे। ब्राह्मण को है ये ज़मीन ले लीजिए, वो ब्राह्मण आया, वो मंदिर है तो उसमें इतना दान दे दीजिए। मतलब कि हर चीज़ का ही विकास हुआ था। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, ये तो हो गया समुद्रगुप्त ना, चंद्रगुप्त प्रथम फिर समुद्रगुप्त। अब इसके बाद आएगा रामगुप्त, रामगुप्त के बाद आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब उसके बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें 9 गो महारत्न रहता था। वो सब चीज़ पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा गुप्त वंश कैसे स्वर्ण युग था जी पूरे भारत में है। अब ये समझिए, गुप्त वंश का जो शासकीय भाषा कहेंगे तो क्या कहेंगे, संस्कृत। गुप्त वंश का जो शासकीय भाषा कहेंगे या फिर उच्च वर्ग के लोगों की भाषा तो संस्कृत था। और वहीं पर स्त्री की बात करेंगे या फिर शूद्र, जिसको कि आज हम लोग एससी बोलते हैं, तो इन सब की भाषा क्या थी, तो प्राकृत भाषा। एकदम फिक्स कर देते, देखिए शासकीय है भाषा है तो वो संस्कृत रहेगा। ऊंचे लोग के लोग हैं तो आप संस्कृत बोलिएगा, और जो छोटका लोग हैं, जो स्त्री लोग हैं, वो प्राकृत भाषा बोलिएगा। कालिदास का नाम खूब सुनते होंगे। कालिदास किसके समय में हुआ था, तो इसी गुप्त वंश में ही जन्म लिया था। कालिदास भी जो है इसी गुप्त वंश का एगो महारत्न था। ये महारत्न, नवरत्न कहिए, नवरत्न में एगो कालिदास भी था। विशाख दत्त का नाम सुनते होंगे, जिसने कि मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा था। विशाख दत्त का नाम सुनते हैं। विशाख दत्त कब आए थे, तो इसी गुप्त वंश के तो समय में आया था यो। और उसके बाद यही तो देवी चंद्रगुप्तम लिखा था। जब रामगुप्त और उसकी पत्नी का जब प्रोसेस चला गया था चंद्रगुप्त द्वितीय की ओर, तब ये विशाख दत्त ही ये पुस्तक लिख करके दुनिया को बताया था कि देखो रामगुप्त का कैसे हत्या हुआ और चंद्रगुप्त द्वितीय कैसे सम्राट बना। काफ़ी इसके बाद हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। अब आपके एग्जाम में ये पूछता है, बताइए गुप्त वंश के समय में जो चांदी का सिक्का चलवाया था उसको क्या कहा जाता था, तो क्या कहेंगे, रुपयक कहेंगे। गुप्त वंश के समय में चांदी का जो सिक्का चलवाया था उसका क्या नाम था, तो कहेंगे रुपयक। वहीं पर कहेगा कि बताइए
चंद्रगुप्त गुप्त वंश के समय में जो सोना का सिक्का चलवाया था उसको क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त वंश के समय में जो सोना का सिक्का चलवाया था उसको क्या कहेंगे? दिनार। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, गुप्त वंश का केवल संस्थापक पूछेगा तो क्या कहेंगे? श्रीगुप्त। वहीं पूछेगा बताइए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, तब कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। अब पूछेगा कि बताइए कि ये लोग गुप्त वंश जो है किस धर्म से था, तो कहेंगे वैष्णव। इन लोगों की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। अब देखिए कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका मतलब क्या कि अगर राजधानी उत्तर प्रदेश में, तब बेसी फोकस किस पर करेगा? उत्तर प्रदेश पर न करेगा, तब बिहार पर तक कम करेगा। नहीं बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। कहाँ है पटना? कहाँ है कि वहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा उन्नत है। सरकार का भी ध्यान मुख्य रूप से राजधानी पर ही रहता। देखिएगा तो सबसे बेसी डेवलप कौन सा है? पटना ही है। तो वही बात, इसका राजधानी उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, तो बेसी ध्यान इसका किस पर रहेगा? उत्तर प्रदेश में रहेगा। श्रीगुप्त जो है इस सामंत के रूप में शासन किया, घटोत्कच भी सामंत के रूप में शासन किया, लेकिन इसके बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम आए वो महाराजा धीराज को उपाधि धारण कर लिया। अब बैठा कब तक? 319 में था। 319 से 20 में ये जो है गुप्त संवत भी शुरुआत कर दिया। फिर ये जो जाके शादी कर लिया, हाजीपुर आ गया कुमार देवी से ब्याह करने के लिए। अब कहाँ की थी ये? तो लिच्छवी की थी। इसकी इस खुशी में इतना पागल हो गया कि सिक्का ही जारी कर दिया, राजा रानी नाम का सिक्का ही जारी कर दिया। फिर कुमार देवी से एक पुत्र का नाम जन्म हुआ जिसका कि नाम था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त अपने आप को कहता था हम तो लिच्छवी के नाती हैं। कहता अच्छा, कहते कि देखो हमको आज से तुम लोग कहेगा लिच्छवी दोहित्र। क्या कहेगा? लिच्छवी दोहित्र। कौन कहता था अपने आप को? समुद्रगुप्त कहता था। इसके पत्नी का नाम क्या था? दत्त देवी। क्या नाम था? दत्त देवी। अब पूछेगा कि बताइए कि भारत का नेपोलियन किसको कहेंगे? तो समुद्रगुप्त कहेंगे। कविराज की उपाधि कौन धारण किया था? समुद्रगुप्त किया था। पूछेगा परम भागवत की उपाधि कौन धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का भी नाम आता है, समुद्रगुप्त का भी नाम आता है। समझाइए दिए हैं पहले। विक्रमांक की उपाधि कौन धारण किया था? तो समुद्रगुप्त। अश्वमेधकर्ता की उपाधि कौन धारण किया था? तो समुद्रगुप्त। इन सब में अभी तक में लड़ाकू सबसे बेसी जो रहा वो कौन रहा? समुद्रगुप्त रहा। लिए ये जो है सैनिक वेशभूषा वाला सिक्का जारी किया। अब बीना भी खूब बजाता था, तो लिए कहा कि चलो तुमको तनिक बीना वाला भी दिखा देते हैं। इधर गरम है इधर नरम। सिक्का का दो पहलू होता है ना, एगो तरफ दिखा दिया देखो हम कितना खूंखार, दूसरी तरफ बता दिया कि देखो हम नरम भी हैं, ऐसा न है। और दूसरी बात, मयूर शैली का सिक्का कौन जारी किया था? तो कहेंगे समुद्रगुप्त। इसकी समुद्रगुप्त के समय का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। हरिसेन किस चीज़ की रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति। एग्जाम में पूछता है। अब यो पूछेगा बताइए प्रयाग प्रशस्ति पर कौन सा मुगल शासक का वर्णन है? तो कहेंगे जहांगीर का था। ये सब तो हो गया, सब कुछ हो गया। अब फिर इधर देख लीजिए कुछ सवाल कि शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अब फिर उसके बाद कालिदास किसके समय में जन्म लिया, किसके समय में था? तो यही गुप्त वंश। कालिदास जो है 9 गो जो रत्न था ना, 9 गो जो रत्न था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, उसमें से वो कालिदास भी था। अभिज्ञान शाकुंतलम ये पुस्तक भी कई चीज़ें लिखी, इसके बारे में हम लोग इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। विशाख दत्त ये जो है इसी के समय में था। इसके समय जो चांदी का सिक्का चला था उसको क्या कहा जाता था? रुप्यक। चांदी का सिक्का जो चला था गुप्त वंश के समय में उसका क्या नाम था? रुप्यक। वहीं पूछेगा बताइए तो गुप्त वंश के समय में जो सोना का सिक्का चला था उसको क्या कहा जाता था? तो दिनार कह देंगे। काफ़ी चीज़ों का विकास हुआ इसी के समय में। कुमारगुप्त भी आया। कुमारगुप्त जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। काफ़ी कुछ है इसमें जो कि सीखेंगे हम लोग। इसीलिए गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? गुप्त वंश को।